नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज से करेंगे विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा। सुबह 11 बजे सचिवालय में बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की समीक्षा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी मुख्यमंत्री को घोषणाओं की जानकारी देंगे। 4:15 पर सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। 4:30 बजे सचिवालय में ही सीएम उत्तराखंड हथकरघा विकास परिषद की भी बैठक करेंगे। तो सुबह 11 बजे सचिवालय में पहले बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलाधिकारी जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री के सामने घोषणाओं की जानकारी रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं कि विकास कार्यों को धरातल पर कितनी तेजी से उतारा जा रहा है, लोगों को कैसे लाभ दिया जा रहा है, तमाम योजनाओं का इस पर चर्चा की जाएगी, समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद उत्तराखंड हथकरघा विकास परिषद की बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री टीएसआर। तो पूरा आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सीएम आज विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। आज से शुरुआत हो रही है, जिलेवार सिलसिलेवार मुख्यमंत्री चर्चा लगातार आगे भी करते रहेंगे। आज से शुरुआत होगी। आज पिथौरागढ़ की समीक्षा की जाएगी। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के बाद से ही लापता हुए लोगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तपोवन में एनटीपीसी के टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। अब तक कुल शवों की संख्या 51 हो गई है। टनल में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब एनटीपीसी की टनल में फंसे हुए लोगों के जिंदा बचे रहने की संभावना बेहद कम है। इसके बावजूद भी टनल में फंसे हुए लोगों में से अगर कोई जिंदा बाहर आता है तो उसको तुरंत हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। साथ ही एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। तपोवन में बड़ी टनल थी जिसको 7 तारीख से ही खोदने का प्रयास हो रहा है। उसमें मलबा निकलता जा रहा है। उससे आज 4 शव बरामद हुए हैं, 4 डेड बॉडीज। कल रात जो है उसी टनल के 71 मीटर पॉइंट से एक नीचे 10 फुट डायमीटर की टनल थी, उस तक हम पहुंचे। बड़ी एक फुट डायमीटर की शाफ्ट खोदी थी, उसमें भी मलबा मिला है। तो यही हुआ कि नीचे भी मलबा भरा है, ऊपर बड़ी टनल में भी मलबा है। तो बड़ी टनल में आज तेजी से प्रयास किया तो उसमें भी 4 शव मिल चुके हैं। और रैनी गांव के मलबे से भी कल से एक्सकेवेटर लगे हुए थे बड़े वाले, उससे भी आज 2 शव बरामद हुए। तो आज अभी तक 6 शव बरामद हो चुके हैं। तो बरामदगी की कुल संख्या 44 हो गई है। वहीं उत्तराखंड में 54 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 96,820 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में केवल 1 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुआ है। अब तक 93,061 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 96% से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 687 एक्टिव केस हैं। कोरोना से आज कोई मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक 1,680 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो 96% से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं। कोरोना इस वक्त कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। ताजा आंकड़ा ये बता रहा है कि 54 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया जिसमें जानकारी साझा की गई है। अभी तक राज्य में 96,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। 54 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून में धुंध छाई हुई है तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में हल्की धूप भी खिली है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की बारिश, बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक 16 फरवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम खुश्क रहने की भी संभावना जताई गई। इसके अलावा राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। शनिवार को देहरादून में मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इसके पहले दिनों की अपेक्षा ठंड भी महसूस ज्यादा की गई है।
देहरादून से बड़ी खबर है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम एसएसपी योगेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा। विभाग संयोजक विकास शर्मा के नेतृत्व में एसएसपी को यह ज्ञापन दिया गया है। दिल्ली के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। तो रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। हत्या कर दी गई। हमलावरों में उनको शस्त्र मुहैया कराए। हाँ जी, बस हाँ जी। खुल जाएंगे, थोड़ा खुल जाएंगे और खुल जाएंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि संगठन की ओर से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर प्रशासन के साथ तालमेल स्थापित कर हर पीड़ित तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बंशीधर भगत ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से आपदाग्रस्त गाँवों में विस्थापन के लिए अलग से योजना बनाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल भी मौजूद रहे। तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये मुलाकात हुई है। बंशीधर भगत ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। चमोली आपदा के बारे में उन्हें जानकारी भी दी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में आई देहरादून और मसूरी विधानसभा की विभिन्न महिला जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस ज्वाइन कराया है। महिला जनप्रतिनिधियों के पार्टी से जुड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज सरकार सारे काम अपने वादों के विपरीत कर रही है। इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। बीजेपी से उनका मोहभंग हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड आने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह कहकर सरकारी विमान देने से इंकार कर दिया कि उनका निजी दौरा है। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का भी बयान सामने आया। प्रीतम सिंह ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति को संवैधानिक दायित्व दिया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो व्यक्ति संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों को निभाएगा, लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान को ताक पर रखकर एक राजनीतिक दल के रूप में काम करने लगे तो इसी तरह के टकराव होते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को संवैधानिक दायित्व दिया जाता है तो उस व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उन दायित्वों का निर्वहन संविधान की भावनाओं के अनुरूप करने का काम करे। और व्यक्ति अगर संविधान को ताक पर रख करके एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता है तो ये टकराव की स्थिति पैदा होती है। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए मंथन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के विचारों पर मंथन करने के लिए कोटद्वार विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह राणा का 3 दिवसीय दौरा रहा, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने भाबर क्षेत्र के मोटा ढाक में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कोटद्वार विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह राणा ने शिरकत की। इस दौरान जसवीर राणा समेत कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में चुनाव प्रभारी और कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधानसभा में बीजेपी कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं हुआ जिससे कोटद्वार विकास की रफ्तार पकड़ता, बल्कि त्रिवेंद्र सरकार की लचर कार्य प्रणाली के चलते प्रदेश गर्त में चला गया है। प्रदेश की जनता में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। वह रविवार को नई दिल्ली में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटरमीडिएट कॉलेज की लीज
बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। विधायक जोशी ने रक्षा मंत्री को सौंपे पत्र में बताया कि देहरादून के छावनी क्षेत्र में गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज लगभग 100 सालों से संचालित हो रहा है, जिसमें क्षेत्र के गोरखा समुदाय और अन्य वर्गों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। 99 साल पहले रक्षा मंत्रालय के जरिए से लीज पर दिया गया था, जो 2019 में समाप्त हो गई है। इसके बाद से मंत्रालय के जरिए विद्यालय प्रशासन के लगातार वार्षिक किराया जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि विद्यालय की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। कंटेनमेंट क्षेत्र के अधिकारियों के जरिए बार बार इस विद्यालय को हटाए जाने संबंधी पत्राचार भी किए जा रहे हैं, जिससे विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों और अध्ययनरत छात्र छात्राओं का भविष्य भी अधर में लटका है। विधायक जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के दृष्टिगत गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज को नवीनीकृत किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधायक जोशी के जरिए दिए गए पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने किसानों के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों के धान और गन्ना मूल्य का भुगतान न होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई है। विधायक चीमा ने आरोप लगाया कि उनके जरिए उठाए जाने वाले मुद्दों पर सरकार की ओर से अनदेखी की जाती है। विधायक चीमा ने काशीपुर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने समय समय पर जिलाधिकारी, डायरेक्टर, सचिव, सहकारी समितियां समेत कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों के बकाया भुगतान के मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार की ओर से न तो किसानों को बकाये का भुगतान हुआ, न ही भुगतान का आश्वासन मिला। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली ने भी मीडिया के माध्यम से बीजेपी विधायक को पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दे दिया। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के विधायक ने अब अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। नाराज विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के भुगतान न होने पर सरकार पर नाराजगी दिखाई, तो वहीं अब राजनीति में उथल पुथल देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी में सभी का स्वागत है, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचारी या क्रिमिनल ना हो। वहीं त्रिवेंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी के लिए पश्चाताप का वक्त है, और जो माननीय विधायक चीमा की पीड़ा है उन्होंने पब्लिक के सामने रखी है। जो पार्टी अपने विधायकों की नहीं सुन रही, वो जनता की क्या सुनेगी। का समय है ये कि जो हर आदमी का स्वागत है। जो भी आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, जो भी आदमी क्रिमिनल नहीं है, हर उस आदमी, हर जनता के सेवक का, हर जनता के आदमी का पार्टी में स्वागत है। हम तो स्वागत के लिए तैयार है, जिसने भी आना है। और मैं तो कहता हूँ कि माननीय विधायक जी के पास अब प्रायश्चित का समय है ये, कि जो अपनी पीड़ा है, जो उन्होंने जनता के सामने रखी है, ऐसे दल और ऐसे सरकार में बने रहने की जरूरत नहीं है उनको। अगर वो उनकी भी नहीं सुन रही है तो फिर किसकी सुनवाई होगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कदम रखते ही आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप पार्टी का बढ़ता काफिला, जिसे देखकर विरोधी पार्टियों में खलबली देखी जा रही है। युवा पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्ग पीढ़ी भी आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। लगातार आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है। दिल्ली मॉडल दिखाकर लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब बुजुर्ग महिला से आम आदमी पार्टी में शामिल होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी को सत्ता में देखा है। सभी पार्टियां झूठ के परिंदे बांधकर चुनाव लड़ती हैं। पार्टियां लोगों को परेशानी के सिवा कुछ नहीं देती। आम आदमी पार्टी से बच्चों के भविष्य की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सदस्यों को सरकारी अस्पताल, इसमें ना उम्र का कोई फर्क है, ना जात, ना पात, ना कोई चीज। सिर्फ एक ही चीज है कि आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से खुश होकर हर आयु वर्ग का, हर धर्म का आदमी इसमें शामिल हो रहा है। देखिए, जनता है, लोग जो है समय समय पर अन्य दलों से जुड़ते रहते हैं, और उससे पहले यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। आज आम आदमी पार्टी ने जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उत्तराखंड में, तो बहुत सारे दलों से लोग जो है लगातार आ रहे हैं और बहुत सारे संपर्क में, जो समय आने के साथ साथ और लोग भी शामिल होते हैं। आदमी पार्टी से उम्मीद है कि ये पार्टी अच्छी है और इससे हमें, हमारे बच्चों को, उनका भविष्य अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा उनका भविष्य। हमने सभी पार्टी आज तक ज्वाइन मतलब देखी हैं, और कोई कुछ मतलब उनको ये तो बता देता है ये करेंगे वो करेंगे, करा तो किसी ने कुछ नहीं।
वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत लक्सर पहुंचे। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे का उन्होंने निरीक्षण किया। हरीश रावत ने स्टेट हाईवे की हालत पर दुख जताते हुए कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत सरकार गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़क चाहती है। मौजूद है इस मसले को लेकर के कई बार यहाँ आंदोलन हो चुके हैं। कांग्रेस के लोगों ने यात्रा निकाली और आपने एक बार बैलगाड़ी यात्रा भी निकाली थी। अब क्या कहेंगे आप इसे लेकर के जो हालात बने हुए हैं? हालत है और मुझको ये बताया गया था कि हमने मरम्मत कर दी है और इसको सुधार कार्य के लिए हमने पैसा मंजूर कर दिया, लेकिन कहीं धरातल को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत धीमी गति से जो काम हो भी रहा, बहुत धीमी गति से है। लेकिन सरकार खड्डा मुक्त सड़कों में विश्वास नहीं करती है, बल्कि खड्डा युक्त सड़कों में विश्वास करती है। सब जगह सारे राज्य के अंदर सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है। सर, पहले आपके जो विधायक हैं उन्होंने क्या एक दो बार विधानसभा में मसले उठाए, चूंकि आज से नहीं है, 2 साल से ये सड़कें खराब हुई पड़ी सर उठा है। मैं तो कई सड़कों में इस मामले को उठा चुका हूँ। कई बार जो है मैं वीडियो बना करके भी चीज़ों को डाल चुका हूँ ताकि सरकार को चौकन्नी हो। आज भी उसी प्रयास में आने वाले दिनों में सर क्या करेगी इस कांग्रेस इसे लेकर के, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कों में और यहाँ बहुत अंतर है। लड़ेंगे। चलिए, तो हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों के मुद्दे को लेकर के कई बार पहले भी वो वीडियो तक भी सोशल मीडिया पर भी डाल चुके हैं और मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई थी, लेकिन हालात जस के तस हैं। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को परेशान करने पर तुली हुई है। इस सड़क को लेकर भी वो एक बार फिर विधानसभा में अपने विधायकों के माध्यम से ये मसला उठाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री की ये आवाज़, किस तरह से सरकार कानून पहुंचती है और इन सड़कों की कब तक मरम्मत हो पाती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर बक्सर। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रसाली ने मसूरी के एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए अपने निवास स्थान के पास की जमीन पर वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका कार्यालय से निकले मलबे को डलवाया। वहीं मलबे की जांच की बात आने के बाद देर रात जेसीबी के माध्यम से मलबे को पाटा गया। नाले को भी मलबे से ढकने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए देर रात उनके घर के पास समिति पर हो रहे अवैध कार्य की सूचना मिलते ही एकाएक जेसीबी को पहुंचाया गया, हटाया गया। इससे साफ हो गया है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए अनाधिकृत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पालिका अध्यक्ष के जरिए सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए होता है, लेकिन अनुज गुप्ता के जरिए अपने 2 साल के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, जिसका जवाब जनता उन्हें देगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा राजनीतिक धर्म बनता है कि हम हर भ्रष्टाचार को उजागर करें। और आम आदमी पार्टी वैसे भी ईमानदार राजनीति करती है। जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनुज गुप्ता जी, और जो नगर पालिका है आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है, उसको पाटने की कोशिश की जाती है और देर रात में वहां जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? खबर मसूरी से है। स्वच्छता पर अब हर रविवार शहर में मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा। अवकाश के दिन भी इसकी जागरूकता और आयोजन पर नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ मसूरी के गांधी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर रविवार की थीम अलग अलग होगी। इसमें युवाओं, विद्यार्थियों समेत आमजन की दिलचस्पी बढ़ाते हुए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन की ओर से 3 महीने के लिए तैयार खास कार्यक्रम स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष उत्साह के तहत किया जा रहा है। मसूरी के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि भारत सरकार और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इससे संबंधित शासनादेश निकायों को भेजे गए हैं। इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक ये कार्यक्रम निरंतर आयोजित करना है। इसमें कर्मचारियों की टीम हरा, नीला, काला डस्टबिन लेकर शहर वासियों के बीच जाएगी। उन्हें सूखा, गीला कूड़ा के अलावा ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट अलग करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसमें नगर पालिका प्रशासन विद्यार्थियों को शामिल करेगी। ऐसे स्लोगन राइटिंग प्रतिस्पर्धा भी होगी और बेस्ट स्लोगन चुनकर अवार्ड भी दिए जाएंगे। हमारी
ये जो प्रोग्राम है इनके जो डायरेक्शंस हैं वो सेंटर से आए हैं और इसमें ये है कि हम फरवरी से लेकर के और अप्रैल तक एक हर रविवार को ये भी आना चाहिए थीम बेस्ड अप्रोच के साथ कैसे स्वच्छता को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को रोक इन कर सकते हैं ताकि जो हमारी थीम है कि भारत एक स्वच्छ देश बने उसको हम रियलाइज़ कर सकें मिनिमम टाइम में। और इससे इम्पोर्टेंट ये है कि केवल स्वच्छता इज़ नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी और इस जर्नी में बिना लोगों के कोऑपरेशन के, एक्टिव कोऑपरेशन के और कोलैबोरेशन के ये पॉसिबल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव की महिलाएं गांव में हर सप्ताह साफ सफाई कर समाज में स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दे रही हैं। इसी के तहत रविवार को गांव की महिला मंगल दल की महिलाओं के जरिए गांव के अंतर्गत रास्ते और गलियों की सफाई के लिए वृहद सफाई अभियान चलाया गया, कूड़ा उठाया गया। गांव की महिलाओं ने कहा कि बिन सरकारी संसाधनों के महिलाओं के जरिए गांव में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। अगर सरकार इस ओर जरा भी ध्यान देगी तो इन ग्रामीण महिलाओं की मदद हो जाएगी, महिलाओं का उत्साह भी बढ़ जाएगा। चमोली में आई आपदा के बाद ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील का रहस्य जानने के लिए सरकार की मेहनत रंग लाई। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों और डीआईजी रिदम अग्रवाल की मॉनिटरिंग में एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत सिंह की टीम झील तक पहुंची है। आपदा के बाद बनी झील को लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील के कारणों का पता लगाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी निर्देश दिए थे। झील की जानकारी जुटाने के लिए रवाना हुए दल में एसडीआरएफ के अन्य एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इस अभियान को लीड कर रहे एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत सिंह ने करीब 15 घंटे पैदल चलकर टीम को झील तक पहुंचाया। लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज। वहीं रामनगर में इन दिनों टाइगर और लेपर्ड का दिखना आम बात हो गई है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कोसी बैराज में लगातार आबादी क्षेत्र के पास ही बाघ की मूवमेंट लगातार हो रही है। शाम 6 बजे से ही बाघ बैराज के पास दिखाई दे रहा है। ऐसा एक वीडियो सामने आया जिसमें कोसी बैराज के पास टाइगर दिखाई दे रहा है। बता दें कि बाघ लगातार पिछले कुछ दिनों से कोसी बैराज के पास दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय लोग भी वॉक पर जाते हैं, पर्यटक भी कोसी बैराज पर लगातार आते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए वन विभाग भी इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहा है। वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि शाम ढलते ही रामनगर कोसी बैराज के पास बाघ दिखाई देता है। हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग के साथ साथ इलाके में गश्त भी कर रही है। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने त्रिवेंद्र सरकार को घेर रखा है। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश के स्कूल आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ चमचमा रहे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सरकार के इन दावों की पोल खोलती हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार के दावों की जमीनी हकीकत देखिए। हादसे को न्योता दे रहा उत्तरकाशी का इंटर कॉलेज। क्लासरूम में बैठने से छात्र छात्राओं को लगता है डर। खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर है इंटर कॉलेज के छात्र। शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों को लेकर उत्तराखंड सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन सरकार के तमाम दावों की जमीनी हकीकत क्या है, ये इस इंटर कॉलेज की बदहाली साफ साफ बयां कर रही है। ये उत्तरकाशी का राजकीय इंटर कॉलेज है, जहां पिछले 10 सालों से छात्र छात्राएं खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी इस कॉलेज की जर्जर इमारत हादसे को न्योता दे रही है। इस इंटर कॉलेज में करीब 6 गांव के 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन छात्रों के बैठने के लिए पूरे क्लासरूम तक नहीं बन पाए, जिसकी वजह से बरसात और बर्फबारी के दौरान एक ही कमरे में 2 से 3 कक्षाओं के बच्चे बैठाए जाते हैं। कॉलेज की छतों पर घास उग रही है। हालात ये है कि बर्फबारी और बरसात के दौरान छात्र स्कूल आने से भी डरते हैं। हादसे की आशंका से बच्चे सहम जाते हैं। इस बिल्डिंग को लगभग 12-13 साल हो गए, पर यह खंडर अभी तक बना हुआ है। सरकार द्वारा इसके लिए बजट नहीं आ रहा है, जिससे ये बन नहीं रही है, जिसके कारण बच्चों को डर लगा हुआ है कि अगर कभी बारिश हो गई तो क्लास में या छत टूटने की या बारिश की बूंदें टपकती रहती है, जिससे को बच्चों को डर लगा रहता है कहीं छत ना टूट जाए, जिसके कारण अधिक से अधिक बच्चे स्कूल ही नहीं आ पाते हैं। मौसम जब ठीक रहता है तो बच्चे बाहर ही बैठ जाते हैं, परंतु जब कभी बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो बच्चे उसके कारण स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, और क्लास में कई क्लास के लिए तो बैठने की व्यवस्था भी बहुत कम है। हमारा स्कूल बहुत ही दर्दनीय स्थिति है। स्कूल की बिल्डिंगें खंडर हो चुकी है
और बच्चों के लिए बैठने की जगह भी नहीं है। जब कभी बारिश और बर्फबारी होती है तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत अव्यवस्था होती है। कई क्लासों को तो एक साथ बैठाया जाता है, जिससे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है बच्चों को। ये राजकीय इंटर कॉलेज जनपद मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों के कानों तक इन बच्चों की आवाज नहीं पहुंचती। बीते 10 सालों में इस इंटर कॉलेज में एक ईंट भी नहीं रखी गई। निर्माणाधीन भवन भी पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। शासन और प्रशासन को कई बार लिखित सूचना देने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। छात्र छात्राओं को हादसे की दहलीज पर खड़ा कर दिया गया। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को काफ़ी साल हो गए, 12-13 साल हो गए हैं जो काम रुका हुआ है, और जो हुआ भी है वो ना के समान है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। और बच्चों के लिए यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बर्फबारी होती है, बारिश होती है तो बिल्डिंगें दीवारें भी टूटने के कगार पे हैं और छत से पूरा पानी अंदर आता है, जिसमें अभिभावक बच्चों को विद्यालय में न भेजने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और हमने जो है अभिभावक लोगों ने कई बार इस बिल्डिंग के संज्ञान को, सरकार को कई बार पत्र भेजे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब आगे सभी अभिभावकों का यह कहना है कि अब इसके लिए हमें जो है धरना प्रदर्शन करने पे बाध्य होना पड़ेगा। क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी हैं और यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, हम सब लोग इस भवन के निर्माण के लिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करेंगे। अनुरोध ही नहीं, अब आखिरी हमारा जो प्रजातांत्रिक जो हथियार है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, और ये बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे और इनके सारे अभिभावक हमारे साथ इस विद्यालय के निर्माण के कार्यों के लिए जो है कटिबद्ध रहेंगे। गौरतलब है कि सूबे की डबल इंजन की सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का राग अलाप रही है। सभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तरकाशी के इस इंटर कॉलेज की बदहाली की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। सूबे के नौकरशाह सरकार की मंशा पर पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तरकाशी से भगवती रतूड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आप हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं www.hindikhabar.com पर। नमस्कार।